अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट। और आज हम शिज़ोअफ़ेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। शिज़ोअफ़ेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं और इस डिसऑर्डर के बारे में अक्सर लोगों को इतनी मालूमात नहीं होती। अगर आपको शिज़ोअफ़ेक्टिव डिसऑर्डर डायग्नोज़ किया गया है, तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें उसके बारे में बताऊँगा, जिससे आप जान सकेंगे कि क्या वाक़ई ही आपको शिज़ोअफ़ेक्टिव है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अक्सर मैं ये देखता हूँ कि इवन साइकाइट्रिस्ट भी कभी-कभी किसी पेशेंट्स को, काफ़ी पेशेंट्स को बल्कि गलत डायग्नोज़ कर देते हैं शिज़ोअफ़ेक्टिव, जबकि वो पेशेंट शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर का होता है। तो आज की इस वीडियो में हम तफ़सील से बात करें। सबसे पहली बात तो ये कि ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंतहाई अहम डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से आपको पता होगा, शिज़ो और अफ़ेक्टिव। शिज़ो का मतलब है शिज़ोफ्रेनिया, यानी इसमें शिज़ोफ्रेनिया जैसी अलामात होती हैं। अगर आपने शिज़ोफ्रेनिया की वीडियो देखी है तो आपको आइडिया होगा कि शिज़ोफ्रेनिया में इंसान जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की उसमें अलामात आ जाती हैं, जिसको हम साइकोसिस कहते हैं। जैसे ख़ुद से बातें करना या ऐसी चीज़ों पे यकीन कर लेना जिसमें कोई हकीकत ना हो, और लगना कि कोई मेरे ख़िलाफ़ है, मुझे मारना चाहता है, और उल्टी-सीधी हरकतें करना, ये शिज़ोफ्रेनिया में होता है। तो ये वाली अलामात भी शिज़ोअफ़ेक्टिव में आती हैं। लेकिन उसके साथ-साथ अफ़ेक्टिव अलामात यानी बाइपोलर डिसऑर्डर की अलामात भी आती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर की क्या अलामात आती हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है कि एक उसमें मेनिया की फ़ेज़ होती है, जिसमें बंदा तेज़ी में चला जाता है, बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े दावे करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और नींद गायब हो जाती है, और इंसान फ़ील करता है कि मेरे में बहुत स्पेशल ताकतें हैं, सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है, पैसे खर्च करना बढ़ जाता है। तो ये मेनिया में होता है। और उसके बिल्कुल बरक्स जो फ़ेज़ होती है डिप्रेशन की, जिसमें सारा कुछ बिल्कुल डाउन हो जाता है, बंदा बिल्कुल उदास, मायूस हो जाता है। तो ये स्टेजेस बदल-बदल के आएँ तो ये बाइपोलर में होता है। लेकिन शिज़ोअफ़ेक्टिव में शिज़ोफ्रेनिया की अलामात भी होती हैं और बाइपोलर की अलामात भी आती हैं। तो ये तो हो गया इसका बुनियाद कि दोनों तरह की अलामात जब एक ही डिसऑर्डर में आएँ तो हम उसको शिज़ोअफ़ेक्टिव कहते हैं। लेकिन अब जहाँ पे गलती होती है डायग्नोसिस की, वो ये होती है कि अक्सर जो पेशेंट्स, मिसाल के तौर पर बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं और वो तेज़ी में है, मेनिया में है। अब तेज़ी के अंदर अक्सर साइकोटिक फ़ीचर्स भी उसके साथ-साथ आ जाते हैं। जैसे अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज़ समझना शुरू कर देता है, लेकिन उसके अलावा ख़ुद कलामी, शक करना और लगना कि जी उल्टी-सीधी हरकतें करना शुरू कर दी हैं मरीज़ ने बहुत ज़्यादा। ये सारी अलामात भी अक्सर मेनिया में आ जाती हैं। इसको हम टेक्निकली शिज़ोअफ़ेक्टिव नहीं कहते, बल्कि मेनिया विद साइकोटिक फ़ीचर्स कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी-कभी आपके डॉक्टर को इसके बारे में क्लियर आइडिया ना हो, तो वो क्या होता है कि वो ये समझता है कि शिज़ोफ्रेनिया भी है, साथ तेज़ी भी है, तो इसको शिज़ोअफ़ेक्टिव कह देते हैं। लेकिन ये गलत है। इस पेशेंट को शिज़ोअफ़ेक्टिव नहीं कहते, इसको बाइपोलर विद साइकोटिक फ़ीचर्स कहते हैं, और इसका इलाज बाइपोलर के तरीके से फिर होना चाहिए। इसी तरह से एक पेशेंट शिज़ोफ्रेनिया का है, जो वैसे तो उसको शिज़ोफ्रेनिया की अलामात ही हैं जो मैंने बताई, लेकिन उसके साथ-साथ उसको कुछ थोड़ी-सी तेज़ी की अलामतें भी आ रही हैं। जैसे ज़्यादा बातें करना शुरू कर देगा, या कहेगा कि मैं कोई बड़ी चीज़ बन गया हूँ। इसको भी अक्सर डॉक्टर गलती से शिज़ोअफ़ेक्टिव लेबल कर देते हैं, ये भी गलत है। इसको हम शिज़ोफ्रेनिया विद अफ़ेक्टिव सिम्पटम्स कह सकते हैं, लेकिन शिज़ोअफ़ेक्टिव डिसऑर्डर नहीं कह सकते। शिज़ोअफ़ेक्टिव डिसऑर्डर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि एक तो उसमें वाज़िया तौर पर बाइपोलर की या डिप्रेशन की एपिसोड्स आई हुई हों, ये तो ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ एक इंतहाई अहम नुक्ता ये है कि कम से कम 2 हफ़्ते ऐसे हों मरीज़ की ज़िंदगी में, जिसमें बाइपोलर की अलामात बिल्कुल नहीं हैं, इसके बावजूद साइकोसिस यानी शिज़ोफ्रेनिया की अलामात, जैसे कि वही वाली हैलुसिनेशंस, खुद से बातें करना, या डिल्यूजन्स, बिला वजह कुछ बातों पे यकीन कर लेना जिसमें हकीकत ना हो, ये वाली अलामात मौजूद रहें, बावजूद ये कि कोई बाइपोलर डिसऑर्डर की अलामत नहीं है, तेज़ी की या उदासी की कोई अलामत नहीं है। अगर ये मौजूद रहें उसके अलावा भी, 2 हफ़्ते इसका कम से कम पीरियड है। लेकिन अक्सर लोग, ये हम जब डायग्नोज़ करते हैं ना, तो हम पूरी उसकी हिस्ट्री देखते हैं बंदे की। तो
تو اگر آپ ایک ترازو میں ڈالیں اس کے سائیکوسس کے علامات اور دوسرے ترازو میں ڈالیں بائی پولر کی علامات جو کہ علیحدہ علیحدہ جو ہے نا وہ چل رہی ہوں، تو ہم اس کو آپس میں دیکھتے ہیں کہ کیا دونوں کا وزن کافی حد تک ایک دوسرے کے برابر یا قریب قریب کم از کم آتا ہے۔ تو اگر وہ اتنا ہے کہ ہاں دونوں چیزیں نمایاں طور پر چل رہی ہیں اور ایک دوسرے جب ایک ڈس آرڈر نہیں بھی ہوتا تو دوسرے کی علامات چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر ہم اس کو کانفیڈنٹلی اور صحیح طریقے سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ شکیزو افیکٹو ڈس آرڈر ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈسٹنکشن تھی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کیا شکیزو افیکٹو ڈس آرڈر زیادہ برا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ حالانکہ لگتا تو یہ ہے کہ اس میں تو دونوں ڈس آرڈر کمبائن ہو گئے تو یہ زیادہ خطرناک ہونا چاہیے، لیکن یہ ڈس آرڈر شکیزوفرینیا کے مقابلے میں کم خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جو شکیزو افیکٹو ہے اس کے مریضوں کی ٹھیک ہونے کی شرح زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت شکیزوفرینیا کی۔ تو یہ اگر شکیزو افیکٹو ڈس آرڈر ہے تو یہ کوئی اتنا برا نہیں ہے بنسبت اس کے کہ بندے کو شکیزوفرینیا ہو۔ شکیزوفرینیا کا علاج تھوڑا زیادہ مشکل ہوتا ہے شکیزو افیکٹ، تو ایک تو یہ اس میں اچھی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا علاج ہم کیسے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، اس کے نام سے ظاہر ہے، شکیزوفرینیا، شکیزو اور بائی پولر ڈس آرڈر یا افیکٹو ڈس آرڈر اور افیکٹو، تو اس میں دونوں علاجوں کو ہمیں کمبائن کرنا پڑتا ہے۔ شکیزوفرینیا کے علاج میں آپ کو پتہ ہے ہم کیا دیتے ہیں، ہم اینٹی سائیکوٹک دوائیاں دیتے ہیں جو کہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے اس میں ہم موڈ سٹیبلائزر دیتے ہیں، جیسا کہ لیتھیم ہو گیا، کاربامازاپین ہو گیا، ایپیوال بھی دی جاتی تھی۔ تو یہ ہم جو ہے نا وہ دونوں کو کمبائن کرتے ہیں شکیزو افیکٹو کی ٹریٹمنٹ میں۔ اس کے علاوہ اگر پیشنٹ ڈپریشن میں ہے تو ظاہر ہے کہ تھراپی کے ذریعے سے بھی علاج میں مدد مل سکتی۔ یہ کچھ چیزیں تھیں امپورٹنٹ اس ڈس آرڈر کے بارے میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اور میرا مین مقصد بتانے کا یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں آگاہی ہو کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ جو ڈائگنوسٹک کنفیوژن ہے اس کو کلیئر کرنا میرا مین مقصد تھا۔ تو ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اپنے کومنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا، اور آپ نیکسٹ جس ٹاپک پہ بھی ویڈیو دیکھنا چاہیں مجھے بتاتے رہیے گا۔ بہت شکریہ۔